ठीक है, हो गया जिसका छूट गया है लास्ट में बोलना, लास्ट में। हेलो, ये ना टीपीआई से पढ़ना है। 2 मिनट सर। बोलिए भाई, टीपीआई से ना। 2 मिनट बाद सर। हेलो सर, बोलिए। कह रहा हूँ आंधी वगैरह आ रहा है हमारे यहाँ, अगर मैं बाहर निकल जाऊँगा क्लास से तो डांटिएगा मत कल को। ना ठीक है, आंधी है तो मोबाइल फ्लाइट मोड कर लेने का। ठीक सर हमारा हाँ, 8% हो गया चार्ज, हमारे यहाँ भी लाइट नहीं है। कोई द्वार बात पे नहीं बैठ के भाई, पढ़ कोई रहे बात जी नहीं, ठीक है। विशाल बहाना कर रहा है, विशाल बहाना कर रहा है। स्क्रीन शॉट ऑर्केस्ट्रा करके भेजू क्या? स्क्रीन शॉट करके नहीं भेजू करिए, क्या क्लास तुम्हारे कीजिए, व्हाट्सएप? क्लास कीजिए भाई। वो बहाना बनाएंगे अपने लिए, हमारे लिए नहीं बनाएंगे। छोड़ दीजिए उससे मतलब नहीं। क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत हो गया। टीपीआई देखते हैं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑन बेस ग्रुप हु इंस्पेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के वर्क इक्विपमेंट सच एज इक्विपमेंट एंड हेवी मशीनरी। टीपीआई का फुल फॉर्म होता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। क्या होता है? थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है थर्ड सर। पार्टी इंस्पेक्शन। यस यस, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो आपके सामने लिखा है, यह एक स्वतंत्र, कैसा? इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र, स्वतंत्र। इंडिपेंडेंस। स्वतंत्र और अनवेश मतलब जिसका कोई बेस नहीं होता है। हु इंस्पेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे कोई कंपनी है, कोई क्लाइंट है जहाँ पे काम चल रहा है ना, वहाँ पे ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एक अलग ग्रुप होता है ना। ये स्वतंत्र होता है, कंपनी से कोई लेना देना इसका नहीं होता है। जो क्या करता है तो इंस्पेक्ट करता है, जांच करता है किसको? मैन्युफैक्चरिंग, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का होता है, जैसे कुछ के वर्क इक्विपमेंट्स हो गया है ना, या कोई हेवी मशीनरी हो गया, उन सब का ये इंस्पेक्शन करता है। क्या करता है? जांच करता है। जैसे एक कंपनी है ना, कंपनी के अंदर क्रेन है, ड्रिल मशीन है, वेल्डिंग मशीन है ना, आपका जेसीबी है, फोकलिफ्ट है, जितना भी इक्विपमेंट टूल्स यूज हो रहा है, सबका ये क्या करता है भाई? इंस्पेक्शन करता है। क्या करता है? जांच जांच करता है। यह एक अलग ग्रुप होता है और ये स्वतंत्र होता है। इसके ऊपर किसी का कोई जोर जबरदस्ती और दबाव नहीं होता है। ये खुद उसको चेक करके, इंस्पेक्शन करके इक्विपमेंट का, मशीन का, और डिसाइड करता है कि यह इक्विपमेंट या यह मशीन यूज करने मतलब काम करने लायक है कि नहीं है। ये जांच करने के बाद अगर अलाउ करता है, अलाउ कैसे करता है तो सर्टिफिकेट देता है। क्या देता है? सर्टिफिकेट देता है। देन आप उस इक्विपमेंट या उस मशीनरी का कंपनी में इस्तेमाल कर सकेंगे। बिना थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मशीनरी है ना, कंपनी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये ध्यान देने का, यही होता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। जैसे आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो, उस कंपनी में आपको क्या दिखाई दे रहा है ना, कि वेल्डिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, जेसीबी है, क्रेन है ना, बहुत सारा टूल्स है। उन सबका कभी ना कभी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुआ है। अब कंपनी अपना पॉलिसी बनाती है ना, पॉलिसी में अपना वो क्या करती है? चुनमुन सिंह, हाँ सर, यस सर। बड़ी लेट जुड़े हैं मालिक।
थोड़ा टाइम से आइए। अरे सर नेटवर्क के कल भी कट गया सर, नेटवर्क आज भी क्या बताएं सर, इधर मेरे यहाँ बहुत ठीक नेटवर्क है, प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा टाइम से आइए। इसे क्लास स्टार्ट हो जाता है ना तो हम चेक नहीं करते हैं जाके, जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा तो हम दिखेगा नहीं, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो गया तो जहाँ से जी हम सर। हाइड करते हैं वो हाइड हो जाता है ना। तो जी सर। एक बीप आता है तो बीप सुन के हम करते हैं, तो फिर इसके लिए थोड़ा टाइम से कोशिश कीजिए कि हार्डली 8-10 तक कैसे भी जुड़ जाइए। चलिए, ठीक है सर। तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एक स्वतंत्र और अनवेस्ट ग्रुप होता है हु इंस्पेक्ट, है ना, जो क्या करता है भाई, जांच करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के, है ना, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके कोई इक्विपमेंट या कोई हैवी मशीनरी बनाती है ना, तो देखिए मान लीजिए कोई मशीन है या कोई इक्विपमेंट है, तो जब कोई कंपनी उसको बनाएगी तो बनाने के लिए बनाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कंपनी में यूज किया जाएगा। जैसे इक्विपमेंट में आपका बताया ना हमने, ड्रिल मशीन है तो कोई कंपनी बनाया तो वहां से परचेज करके आया कि किसी कंपनी में ड्रिल के लिए यूज किया जाएगा, कोई क्रेन ही बन के आया, तो वहां आने के बाद उसका थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन कराना इसलिए आवश्यक होता है कि भाई अगर आप कोई भी इक्विपमेंट कोई भी मशीन परचेज करते हो तो जरूरी नहीं है कि ये सही ही हो, नया सामान खराब नहीं निकलता है, बताइए। तो उसके लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आवश्यक होता है ना। यह एक अलग ग्रुप होता है, अलग ग्रुप होता है और स्वतंत्र होता है, मतलब किसी का इसके ऊपर, है ना, किसी का मतलब कि जैसे कंपनी है तो कंपनी अपना खुद का इक्विपमेंट और मशीन जांच करवाता है, इससे इसको बुलाकर ये सेटिस्फाइड करेगा तभी आप कराओगे। ये गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट का ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप कंपनी में जो भी इक्विपमेंट या मशीनरी यूज करोगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, देन आप उसका इस्तेमाल कंपनी में कर पाओगे। ये होता है आपका टीपीआई, ठीक है। ये सर थोड़ा फिर से समझ गए? समझा दीजिए ना सर, एक बार शॉर्ट कट में बोलिए। सर, एक बार फिर से समझा दीजिए, थोड़ा कम समझ आया। और तनी एक बार ही समझा दी ना। ठीक है, समझाते हैं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन क्या है भाई, इज एन इंडिपेंडेंट, है ना, क्या होता है, यह एक स्वतंत्र। स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, ऑन बेस का मतलब है कि उसका उस कंपनी से, है ना, कंपनी के लोगों से, वर्कर से, एम्प्लॉय से, मैनेजमेंट से कोई लेना देना उसका नहीं होता है, अलग ग्रुप होता है ना, और स्वतंत्र होता है। उसके द्वारा, कंपनी के द्वारा बनाया गया जो भी इक्विपमेंट और मशीनरी होता है ना, उन सब का इंस्पेक्शन किया जाता है। क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। और जो इंस्पेक्शन होता है वो कौन करता है, वो टीपीआई वाला करता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। क्लियर? जी सर। एक बार फिर से समझाते हैं, यस सर, फिर से समझा। डाउट में नहीं रहना है। यस सर, यस। देखिए, जैसे कंपनी में काम चलता है ना, एक कस्टमर होता है, एक क्लाइंट होता है, एक कंट्रैक्टर होता है, तीन लोग होता है। कस्टमर
जिसका काम चल रहा है, क्लाइंट जो काम करा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर जो लोग कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर में होते हैं, जो करा रहा है वो क्लाइंट है, और जिसका काम चल रहा है वो होता है कस्टमर। ये 3 टीम होता है, ए बी सी, है ना। इनसे इसका कोई लेना देना, इन तीनों से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये स्वतंत्र होता है ना। ये क्या करता है कि उस कंपनी के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग की वर्क इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे बताया ना हमने, वेल्डिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, क्रेन है, एटलीस्ट आपका सेफ्टी बेल्ट है ना। इन सब का जितना टूल्स इक्विपमेंट मशीन है। माइक बंद कीजिए, माइक सुभाष सॉरी सर। माइक बंद कर रखिए सुभाष। तो ये ऑनवेज सर ग्रुप ऑटो होता है ऑटो ना? ऑन हो जा रहा है कैसे तो पता नहीं। ऑटो ऑन हो जा रहा है। ऑटो ऑन नहीं होता है भाई। हो गया बॉन्ड। चलिए समझ गए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वाला क्या होता है। तो यह एक स्वतंत्र पार्टी होता है, ग्रुप होता है, जिसका कंपनी, कस्टमर, क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं होता है। और ये क्या करता है, उस कंपनी में जो भी इक्विपमेंट, टूल्स, टेकल, मशीनरी होता है, उसका क्या करता है भाई, जांच करता है, इंस्पेक्शन करता है। देन उस इक्विपमेंट और मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है कंपनी के अंदर। इसका वही काम होता है, कंपनी में जाएगा, जो भी इक्विपमेंट टूल्स है उसका जांच करेगा, जांच करने के बाद अगर वो सब सही है तो उसको सर्टिफाइड करेगा, सर्टिफिकेट बना के देगा कि आपका वेल्डिंग मशीन, आपका सेफ्टी बेल्ट, आपका क्रेन एंड आपका टूल्स, टेकल जो भी है सब क्या है, सही है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। समझ गए। ये काम होता है टीपीए वाले का, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में। वो भी एक लिमिटेड समय के लिए होता है। अब लिमिटेड समय के लिए मतलब लिमिटेड समय का क्या वहाँ पे मतलब हुआ कि जैसे 3 महीने के लिए हो सकता है, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। अब डिपेंड होता है कंपनी के ऊपर। जो कंपनी होता है ना, वो इस टीपीआई वाले को बुलाता है और बुला करके अपने ही कंपनी के इक्विपमेंट, टूल्स, मशीनरी का जांच करवाता है। तो कंपनी का पॉलिसी है, वो पॉलिसी बनाते हैं कि हम 3-3 महीना पे जांच करवाते रहेंगे, या 6-6 महीना पे, या 1-1 साल पे, मैक्सिमम 1 साल, उससे ज्यादा नहीं। समझ गए ना। तो ये खुद कंपनी इसको बुलाती है, हायर करती है टीपीआई वाले को कि आप आइए भाई और हमारे टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरी का जांच कीजिए, और जांच करके बताइए कि इस्तेमाल करने लायक है कि नहीं है। देन वो क्या करता है भाई, जांच करने के बाद अगर सब कुछ सही है तो सेटिस्फाइड करके ओके करता है। अदरवाइज जो प्रॉब्लम होता है वो बता देता है, ये प्रॉब्लम है, इसको सुधार करवाओ। देन हम फिर इसका जांच करेंगे, तब हम सेटिस्फाइड करेंगे। सेटिस्फाइड करने के बाद ये सर्टिफिकेट बना के देता है कि हाँ, ये मशीन, ये इक्विपमेंट, जिसका ये नंबर है, ये सही है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों कराना पड़ता है, कंपनी क्यों इसको बुला के कराती है, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट्स होता है। मतलब जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि कंपनी में कोई भी मशीन, इक्विपमेंट और टूल्स आप इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराना होगा, देन आपका उसका इस्तेमाल कंपनी में कर पाओगे। तो इसके लिए ये कराना जरूरी होता है, और कंपनी खुद इसको हायर करके अपने टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरी का जांच करवाती है। यही होता है आपका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। ये स्वतंत्र होता है, मतलब आएगा और जांच करेगा, अपने मर्जी से डिसाइड करेगा। कंपनी वाला पैसा दे रहा है हायर करके, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। समझ गया ना। ये होता है आपका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। क्लियर। और डाउट है? सर किस तरह जांच करेंगे? कौन जांच करेगा, आप थोड़ी करेंगे। वो थर्ड पार्टी वाला करेगा, उससे आपको क्या लेना देना। कैसे जांच करेगा, कोई मशीन है तो उसको कैसे जांच किया जाएगा, मशीन कोई मशीन है तो उसका कैसे जांच किया जाएगा, कैसे जांच करोगे आप बताओ। सर मैकेनिक करेगा सर।
वो टीपीए वाला इंजीनियर होता है ना, वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वाला इंजीनियर होता है, उसका वही काम है जी सर, ना। जी वो सर। लोग ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, देन यू थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एक अलग ग्रुप होता है, बताया ना, एक अलग ग्रुप, एक अलग कंपनी है। जो कंपनी में काम चलता है वो यस कंपनी सर। उसको बुलाती है, हायर करती है कि भाई आइए और हमारा मशीन इक्विपमेंट को आप चेक कीजिए, सेटिस्फाइड कीजिए कि हम इसका इस्तेमाल कंपनी में करें। अगर वो वहाँ सेटिस्फाइड कर दिया तो बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्या ठीक कराओगे तो फिर इसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो जैसे वेल्डिंग मशीन है तो ये आके वेल्डिंग मशीन को चेक करेगा। तो वेल्डिंग मशीन में क्या चेक करेगा बताओ, क्या चेक करेगा? वेल्डिंग मशीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका पार्ट सही है कि नहीं है, उसका केबल वगैरह सही है कि नहीं, उसका बॉडी कंडीशन सही है कि नहीं, यही ना चेक करेगा। दूसरा क्या चेक करेगा वो? इंस्पेक्शन में क्या होता है, जो भी इक्विपमेंट टूल्स रहेगा या मशीनरी रहेगा उसको चेक करेगा, वो सही है कि नहीं है, इस्तेमाल करने है लायक है कि नहीं है, ये चेक करेगा। और सही होगा तो सर्टिफिकेट बना के दे देगा, नहीं होगा तो बोलेगा कि वेल्डिंग मशीन में क्या फॉल्ट है भाई। तो वेल्डिंग मशीन में उसका केबल डैमेज है, वेल्डिंग मशीन का बॉडी डैमेज है, स्विच डैमेज है, लोड नहीं ले रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो वो ऐसे करके क्या करता है, डिसाइड करता है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आपको क्या करना है कि जब भी किसी इक्विपमेंट या मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको चेक करना है कि उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। सेफ्टी वाला का यही काम होता है कि कोई भी इक्विपमेंट मशीनरी यूज हो रहा है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा सर्टिफिकेट? थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वाला। वो सर्टिफिकेट है, देन आप अलाउ करेंगे कि कंपनी में आप मशीनरी इक्विपमेंट जो भी रहेगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विदाउट टीपीआई काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ चेक करना है। कैसे इंस्पेक्शन करना है तो वो थर्ड पार्टी वाला करेगा, है ना, और साथ में आप रहोगे तो देख लोगे, सीख जाओगे कैसे करता है। बाकी इतना पता है कि जांच करने का प्रोसेस क्या होता है, क्यों किया जाता है। तो प्रोसेस वही होता है कि उसके पार्ट्स, उसके कंडीशन और ऑपरेटिंग स्थिति को चेक करते हैं, देन सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। बस हो गया, यही जांच करने का प्रोसेस है। लेकिन अब जिसको पता होगा उसके पार्ट्स के बारे में वही ना जांच करेगा। आप लोग जाओगे तो सीखना पड़ेगा अभी बहुत कुछ, धीरे धीरे सीखिएगा। चलिए नेक्स्ट है स्काबा। क्या है? स्काबा। स्काबा पढ़े हैं आप लोग? फुल फॉर्म क्या होता है स्काबा का, बताइए लोग। सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग ऑपरेटर। हाँ बोलिए। सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus। सेल्फ apparatus होता है सर। लिखा तो है उस पे, जी सर। ढूंढना नहीं है। जी सर, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus होता है। एस से सेल्फ, सी से कंटेन, यू से सॉरी सेल्फ कंटेन, एस से सेल्फ, सी से कंटेन, बी से ब्रीदिंग, ए से एपार्टस। ये फुल फॉर्म है। क्या है बोलिए फुल भाई। फॉर्म है स्काबा। फुल फॉर्म है किसका? फुल फॉर्म है स्काबा। स्काबा का। ये होता क्या है इसको, हाँ ये होता क्या है इसको समझा जाए। The self-contained breathing apparatus is a device। मतलब स्काबा एक डिवाइस होता है, यंत्र होता है, वर्न बाय रेस्क्यू वर्कर
fire and other to provide breathable air in an immediate danger to life or health atmosphere, है ना। स्काबा एक डिवाइस होता है, यंत्र होता है, जिसको किसके द्वारा पहना जाता है? रेस्क्यू वर्कर। किसके द्वारा? रेस्क्यू वर्कर, फायर फाइटर एंड अदर। या जैसे कंपनी में आग लग जाता है, आग लगता है ना, बोलिए लोग, आग लग गया कंपनी में या कोई जहरीला गैस लीक गया, तो इमरजेंसी कंडीशन है भाई, क्योंकि वहां पे जो लोग रहेंगे तो जलने से पहले, आग में देखिए आग लगता है तो जलता बाद में है, पहले कैसे मरता है? सांस नहीं ले पाता, आग लग जाएगा ना, वहां पे सांस नहीं, आग लगेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, CO2 का मात्रा बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो घुटन से क्या होगा? वो घुटन महसूस होगा, सांस नहीं ले, तो क्या होगा? गिरने के बाद बेहोश होगा। अब बेहोश हो जाएगा तो भाग नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे आग के संपर्क में आके जलेगा, हो जाएगा। या कोई जहरीला गैस लीकेज हो गया तो एटमॉस्फेयर सांस नहीं आएगा, जब ले तो जहरीला गैस उसके अंदर आएगा, एटमॉस्फेयर बेहोश होगा, डेथ हो जाएगा। तो उन सब कंडीशन में क्या करते हैं कि किसको जो एक तो जो बचाने के लिए जाता है, जैसे कुछ लोग कन्फाइंड स्पेस के किसी जगह पे हैं, कर रहा है, वहां पे गैस लीकेज हो, तो उनको जो बचाना जाएगा वो पहनेगा, बचाना जाएगा वो खुद पहनेगा, उनको भी पहनाएगा जो लोग वहां फंसे हुए हैं, ताकि वो लोग क्या कर सके? फ्रेश एयर, है ना, जो सांस के लिए हवा होती है उसको क्या बोलते हैं? कौन सा होता है सांस? कौन सा गैस ले? तो ऑक्सीजन लेते हो, ताकि वो सब वर्कर क्या कर सके भाई कि सांस के कारण गिरे ना, बेहोश ना हो और कंडीशन खराब ना हो, और आसानी से वहां से उसको रेस्क्यू किया जाए, मतलब उसको बचा करके बाहर निकाला जाए। उसके लिए कौन पहनता है? फायर फाइटर। जैसे आग लगा है तो आग बुझाने वाला है वो खुद पहन के जाएगा, और जो उसके अंदर फंसे हैं अदर्स लोग, जो उसके अंदर फंसे हैं उनको पहनाया जाएगा, है ना। क्या किया जाएगा? पहनाया जाएगा, ताकि उनको सेफ और सुरक्षित बाहर निकाला जाए, है ना। ये होता है आपका स्काबा। इसको हम रेस्पिरेटरी पीपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पीपीज, है ना। रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र, सांस लेने वाला जो मार्ग होता है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? स्काबा कैसा होता है ये हम दिखा देते हैं आपको। सो रहा है क्या? जी सर, हो रहा है सर। देख रहे हैं? दिख रहा है पिक्चर? जी सर, दिख रहा है। जी सर, दिख रहा है। ये है स्काबा। ये देखो पूरा पहना है फेस पे, है ना। स्काबा पूरा फेस पे लगा लिया, लगाया है ना। जी सर। और पीछे उसके साथ में आता है एक टैंक ऑक्सीजन का। कौन सा टैंक? ऑक्सीजन का, जो पीठ पे लटका लिया है। अब ऐसे पहन करके वो जाएगा कहाँ? जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, गैस लीकेज हो गया, दम घुट रहा है, गिर गिर के बेहोश हो रहा है, उस जगह पे ये जाएगा उनको बचाने के लिए, ताकि वहां पे ये सांस ले सके आसानी से, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जहरीला गैस है, सांस लेने में कठिनाई। तो ये अपने पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर और ये लगा लिया स्काबा और जाके बचाएगा। और यही चीज क्या करेगा भाई? उन लोगों को भी पहनाएगा, भाई तुरंत के तुरंत पहनो। और पहनने के बाद जब पहन लेगा सब और सांस लेने लगेगा,
तो फिर क्या होगा, बेहोश नहीं होगा, बेहोश नहीं होगा तो रेस्क्यू करने में आसानी होगी, मतलब उनको बाहर निकालने में आसानी होगी। उस कंडीशन में ये सब प्रोवाइड किया जाता है। क्या इसका बात ऐसा होता है, पहना है ना सब। देखिए पिक्चर में बहुत सारे लोग दिख रहा है, पहना है, आग लग गया, कन्फाइंड स्पेस में गैस लीकेज हो गया है ना, कैसा भी जगह जहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, वहाँ ये चीज वर्कर को दिया जाता है। तो इसका का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ कंटेंट सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus। यह एक डिवाइस होता है जिसको किसके द्वारा पहना जाता है? तो रेस्क्यू वर्कर, फायर फाइटर एंड अदर्स। जो रेस्क्यू करने के लिए वर्कर जाते हैं, ये जो आग बुझाने के लिए फायर फाइटर जाते हैं, या जो लोग उस इमरजेंसी कंडीशन में फंसे होते हैं, उनको उनके द्वारा ये पहना जाता है। यह एक डिवाइस यंत्र होता है। एंड ऑर्डर टू प्रोवाइड ब्रीथेबल एयर, मतलब ये क्या करता है, जो लोग जाते हैं और फंसे हैं उनको सांस लेने योग्य हवा प्रोवाइड कराता है। एंड इमीडिएट डेंजर टू लाइफ और हेल्थ एटमॉस्फेयर। बताया था ना हम कल कि जब H2S क्या IDLH कर बताया ये वाला, देखो IDLH बताया था ना, इमीडिएट डेंजर टू लाइफ और हेल्थ। H2S गैस 100 ppm कल ही बताए थे कि जब H2S गैस 100 ppm हो जाएगा तो वहां पे कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे भाई जहरीला गैस ज्यादा हो जाएगा, सांस लेगा, दम फूलेगा, गिरकर बेहोश हो जाएगा। तो उन सब जगहों पे एस्काबा दिया जाता है ताकि वो क्या कर सके भाई, सही से सांस ले सके। समझ गए? तो ये होता है आपका एस्काबा। क्लियर? बोलिए लोग, क्लियर हो गया? फिर से समझाए? हो गया सर। और लोग नहीं बोल रहे हैं। एस्काबा क्या होता है? तो एक डिवाइस होता है। यह फायर फाइटर, रेस्क्यू वर्कर या अदर जो लोग होते हैं उनके द्वारा पहना जाता है ताकि ये लोग जो एटमॉस्फेयर है, जहाँ का कंडीशन IDLH है, मतलब कंडीशन वहाँ का खराब है, कोई सांस नहीं ले सकता है, वहां पर ये क्या करता है भाई, सांस लेने योग्य एयर प्रोवाइड कराता है ताकि वो लोग सुरक्षित सांस ले सके और उस जगह से बाहर निकल सके, है ना, या वहां रुक करके रेस्क्यू कर सके, है ना। यही होता है आपका स्काबा, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus। देन दूसरा है स्क्यूबा। क्या है? स्कूबा, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों में क्या है, यू एक है बस। वो सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus था। ये है सेल्फ कंटेन अंडर वाटर। क्या है ये? अंडर वाटर ब्रीथिंग apparatus। हाँ, वो सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus था, एक डिवाइस था जिसको वर्कर के द्वारा पहना जाता है, रेस्क्यू वर्कर के द्वारा, फायर फाइटर के द्वारा और अदर लोगों द्वारा, ताकि वो सही से सांस ले सके उन जगहों पे, वैसे जगहों पे जहाँ पे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। स्क्यूबा क्या है? तो ये सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीथिंग apparatus है। ये जो अभी डिवाइस होता है वर्न बाय यूजर टू प्रोवाइड ब्रीथेबल एयर व्हेन दे गो अंडर वाटर। जो लोग पानी के अंदर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? पानी के अंदर। पानी के अंदर। हाँ, पानी के अंदर, अंडर वाटर लिखा ना यहाँ पे, अंडर वाटर लिखा है ना, वर्न बाय यूजर टू प्रोवाइड ब्रीथेबल एयर व्हेन दे गो अंडर वाटर। जो पानी के अंदर जाते हैं, है ना, जब वो लोग पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर कोई सांस ले पाएगा? बताओ। ले पाएगा सर? नहीं ले पाएगा। कहाँ सांस लेगा? सांस कहाँ से लेगा? जो इनहेलेशन रूट होता है, क्या होता है, नाक होता है, मुंह होता है, तो सांस लेगा तो पानी भर जाएगा उसमें। तो उस केस में कि भाई पानी के अंदर कभी कभी रिसर्च के लिए, रेस्क्यू के लिए, या पानी के अंदर भी काम चलता है, जैसे वेल्डिंग वगैरह का काम चलता है ना,
बहुत टाइप का काम चलता है, तो पानी से होके वो लोग अंदर जाते हैं, तो उस केस में उनको स्कूबा दिया जाता है ताकि वो पानी के अंदर सांस ले सके। क्या कर सके? सांस ले सके, सांस ले सके। सुरक्षित रह सके। सांस ले सके। छूटा है मेरा। देख लीजिए स्कूबा भी देख लीजिए, स्काबा देख लिया आप लोग, कंपनी में दिखेगा तो क्लियर हो जाएगा कि ऐसा ये स्काबा होता है। वैसे स्कूबा देख लीजिए। देख रहे हैं? देखिए ऐसा होता है। इसमें भी आपके पीठ पे क्या रहता है? देखो पीठ पे क्या है? सिलेंडर है, दिख रहा है? ऑक्सीजन का। यस सर, ऑक्सीजन सिलेंडर है सर। हाँ, सिलेंडर होता है। और ये क्या करते हैं ये लोग? फेस मास्क जैसा होता है, देख रहे हो ना, पूरा कवर कर दिया मास्क पे। पानी के अंदर इसके सहारे से सांस लेते हैं। अब जब पानी के अंदर आपको सांस मिल जाएगा तो आप आधा घंटा, 1 घंटा भी, 2 घंटा, जितना ऑक्सीजन सिलेंडर में रहेगा उतना देर तक आप नीचे अपना काम कर सकते हैं, जो भी काम है। ये मैं तो दिखा रहा हूँ जो जो ये रिसर्चर लोग हैं, रिसर्च करने के लिए जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं कंपनी में भी आपको अंदर जाके वेल्डिंग करना होता है। मान लीजिए वेल्डिंग करना, वहाँ पे नीचे आपको स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगा, लेकिन जाइएगा कैसे? तो पानी के माध्यम से। तो उस केस में ये स्काबा वहाँ पे दिया जाता है। या कंपनी का कोई वर्कर उसमें गिर गया है पानी के अंदर, या पानी में लोग डूब जाते हैं, तो रेस्क्यूअर जाते हैं ना रेस्क्यू करने के लिए, पानी में बचाने के लिए किसी को 2-2 घंटा, 3-3 घंटा पानी के अंदर ढूंढते हैं, कहाँ गया, कहाँ कहाँ छुप गया, जाके वो मिल नहीं रहा है ना, डूब करके पानी में। तो ये लोग ऐसे स्कूबा का इस्तेमाल करते हैं और आसानी से क्या करते हैं? पानी के अंदर रिसर्च करते रहते हैं वो लोग। देख रहे ना कैसे जा रहे हैं पानी के अंदर। देखो वीडियो देखो। नेटवर्क स्लो है, नहीं चल रहा है, देखते हैं। तो स्कूबा भी आप देख लिए। स्कूबा क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना आप लोगों को? स्कूबा जी क्या सर। है? तो जब एटमॉस्फेयर वातावरण होता है ऐसा होता है जहाँ पे वर्कर या फायर फाइटर या रेस्क्यूअर टीम सांस नहीं ले सकता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर वातावरण ब्रीथेबल लेयर नहीं होता है, वहाँ लोग सांस नहीं ले सकते हैं। सर वहाँ पे आवाज इसका कट कट के आ रही है ताकि आपकी। लोग सांस ले सके। सर आवाज कट कट के आ रही है सर ठीक आपकी। है, ठीक है, ठीक है, रुको देखता हूँ एक बार फ्लाइट मोड।
अब ठीक है ना? यस सर। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्काबा स्कूबा समझ गए आप? यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर, नो सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं तो हम लोग, है ना। यस सर। आगे है आपका हीरा, क्या है? हीरा, हजार सन फुल एंड फॉर्म रिस्क होता है हजार असेसमेंट। आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क हजार असेसमेंट। फुल फॉर्म होता हजार है, फुल फॉर्म होता है, सुनिए फुल फॉर्म। एच से हजार, आई से आइडेंटिफिकेशन, आर से रिस्क, ए से असेसमेंट, है ना। हजार का हिंदी होता है खतरा, आइडेंटिफिकेशन का क्या पहचान, रिस्क का जोखिम, असेसमेंट का मूल्यांकन, है ना। समझा जाए हीरा क्या होता है। इसमें लिखा है कि हजार आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट सिस्टमेटिक रिस्क असेसमेंट। क्या होता है यह? तो एक सिस्टमेटिक, तो सिस्टम से किया जाने वाला और रिस्क असेसमेंट टूल्स है ना। रिस्क असेसमेंट टूल्स है दैट कैन बी यूज्ड टू असेस द रिस्क, है ना, ऑफ वेरियस हजार्ड, है ना। जिस टूल का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं भाई? यूज टू असेस द रिस्क। हम रिस्क और अलग अलग टाइप के खतरों के पास जा सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। यही आपका क्या कहलाता है? हजार कहलाता है, सॉरी हीरा कहलाता है। हरा, हीरा। सिंपल में समझो कि हीरा जो होता है यह एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है ना, जिसका यूज करके हम क्या करके यूज करके किसी भी काम यूज या कर प्रोसेस या एक्टिविटी के दौरान, सुनिएगा ध्यान से, हीरा का ये छोटा डिफिनेशन है, आप याद कर सकते हो कि हीरा का क्या होता है। तो हीरा हजार आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिस्क असेसमेंट टूल दैट कैन बी यूज्ड टू असेस द रिस्क और वेरियस हजार, है ना। हीरा एक सिस्टमैटिक रिस्क असेसमेंट का रिस्क असेसमेंट टूल्स होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? रिस्क और हैजार्ड को ढूंढ सकते हैं, पहचान सकते हैं, खोज सकते हैं। वही आपका हीरा कहलाता है ना। ऐसे समझो एक बार और कि हीरा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसका यूज किसी भी काम, प्रोसेस या एक्टिविटी के दौरान, किसी भी काम, प्रोसेस या एक्टिविटी के दौरान होने वाले हैजार्ड को पहचानने, है ना, होने वाले जो काम चलेगा उसमें होने वाले जो हजार्ड्स हैं उनको पहचानने और उनके जो रिस्क है उसका असेसमेंट मतलब मूल्यांकन करना के लिए किया जाता है। जो खतरा है उसको पहचानने के लिए और जो रिस्क है, जोखिम है, उसका मूल्यांकन करने के लिए हीरा का यूज किया जाता है। इसका सर उद्देश्य क्या होता है भाई? हाँ सर हीरा जो होता है हम लोग बनाते हैं तो काम एक बार स्टार्ट होता है उसी टाइम बनाना है कि हर महीने बनाना है? ना, हीरा देखिए, हीरा कंपनी एक ही बार बनाती है, उसको अपडेट करती है अपने काम के हिसाब से। मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसका काम तो फिक्स है ना भाई, उस कंपनी का जी सर। मतलब उस कंपनी का काम फिक्स, मतलब वो एक कुछ ना कुछ एक टाइप का काम करती होगी। अब वही काम उसका सदियों से चलता आ रहा है। जैसे कोई कंपनी है तो इलेक्ट्रिकल कंपनी है, कोई मैकेनिकल कंपनी है, कोई सिविल है ना। तो वो जब कोई नया काम स्टार्ट करती है तो फिर हीरा में अपडेट करना पड़ता है, अदरवाइज हीरा सेम रहता है। जो काम उसके लिए हीरा एक ही बार बनाती है कंपनी, क्या करती है कि हीरा बनाती है, जितना उसका काम है
सारा काम में जो भी काम रहेगा उसका पूरा कंपनी का जो काम रहेगा उस काम के तहत जितने खतरे हैं उसको पहचान कर लेगा, जो रिस्क है उसका असेसमेंट कर लेगा, है ना। जी सर। सर इसका अगर सर इसका एक फॉर्मेट होता तो दिखा कर बता दे तो ज्यादा अच्छा रहता। दिखाते हैं, रुको, फॉर्मेट है, देखते हैं लैपटॉप में है कि नहीं है। नहीं होगा तो इसको हम डाल करके दिखा देंगे, अभी दिखा देते हैं। ठीक है सर, कोई ना, अगर नहीं है तो कल दिखा दीजिएगा दूसरे एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं, है तो दिखा देते हैं। ओके सर। सो रहा है स्क्रीन? नहीं हो रहा है जी सर, हो रहा है। जिसका नहीं हो रहा है नेटवर्क चेक करें मोबाइल का, नेटवर्क इशू होगा इसलिए नहीं कर रहा। ठीक है, दिख गया? ये हीरा है आपका, हीरा का फॉर्मेट है, दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर आपका ये एक्टिविटी लिखा है, प्री असेंबली एंड इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर मटेरियल। यहाँ पे ये एक्टिविटी है, यहाँ पे डेट डाल दिया गया। रिवीजन 3 का मतलब है इसमें तीसरी बार कुछ अपडेट किया गया है। जैसे जैसे काम आपका कुछ कंपनी नया स्टार्ट करती है, कुछ अलग अलग काम करती है, तो इसमें टास्क लिखा है ना, टास्क में डालना होता है ना, तो तीसरी बार रिवीजन हुआ है। देख लो, इसको समझा देते हैं। पहला टास्क यहाँ लिखा है, टास्क लिखेंगे, लिखा है ना प्री असेंबली बेड प्रिपरेशन, है ना, मतलब ये काम चलेगा। तो बताया ना हीरा में हम क्या करते हैं, हजार्ड का पहचान करते हैं, खतरों का पहचान करते हैं। देखो इस काम में क्या किया है, पोटेंशियल हजार्ड, संभावित क्या खतरा है, तो कोलैप्स ऑफ प्री असेंबली बेड, ये खतरा पहचान हो गया। देन खतरा के लिए उपाय कर लिया गया, प्रेजेंट कंट्रोल, मतलब जो खतरा है उसके लिए क्या आपने उपाय किया है, तो यहाँ लिख दिया गया। अब रिस्क का असेसमेंट करेंगे, क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे, मूल्यांकन। देखो कैसे मूल्यांकन किया जाएगा। हाँ, मूल्यांकन ऐसे किया, प्रोबेबिलिटी और ये सेवरिटी जो आप पढ़े थे ना, लाइक्लीहुड और कंसिक्वेंस रिस्क में। रिस्क का डिफिनेशन क्या होता है, बताया था ना, रिस्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ likelihood of occurring harm and consequence of the event, बताया था ना, वही चीज है। ये प्रोबेबिलिटी का मतलब, आप प्रोबेबिलिटी का मतलब ये संभावना होता है, सेवरिटी का मतलब क्या होता है आपका, कंसीक्वेंस होता है। सेवरिटी का मतलब दोनों सेम है, आप प्रोबेबिलिटी या सेवरिटी लिखो या लाइक्लीहुड या कंसीक्वेंस लिखो, दोनों चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो जैसे कैसे बताए थे कि आप लाइक्लीहुड और कंसीक्वेंस को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वही चीज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और सेवरिटी लिखा है। 2 और 4, क्या लिखा है, 2 और 4, और दोनों को कैलकुलेट किया है। प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 2 है, यहाँ देखो 2 लिखा है ना, 2 में क्या है, डी में देखो क्या है, रिस्क इज कंट्रोल्ड एज फार एज प्रैक्टिसेबल, हाँ रीजनेबल, है। जो रिस्क है क्या है भाई, कंट्रोल्ड है, नियंत्रण में है। तो रिस्क जब कंट्रोल में होता है, नियंत्रण में होता है, तो उसके लिए कितना रेटिंग देते हैं, 2 देते हैं।
कितना देंगे 2। लेकिन रिस्क जब बढ़ने लगेगा तो रेटिंग चेंज होने लगता है। देखो सी में जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता है ना। दोनों का कैलकुलेशन क्या है आपका 8, 4 दूना 8 लिखा है, रिस्क क्या आपका 8 है। 8 में क्या है बी है, कैसे है उसको रिस्क मैट्रिक्स बना के समझाना पड़ेगा। तो ये आसान नहीं है, बहुत टफ चीज है। आप कंपनी में काम करोगे, धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करोगे तो मिलेगा। ये फॉर्मेट होता है। देन यहाँ पे हमने रिस्क को रिस्क मैट्रिक्स बनाते हैं। अब ये जो दूसरा स्टेप है ना, यहाँ तो समझ गए इस काम से खतरा हमको मिल गया, खतरा के लिए क्या क्या उपाय पहले से किया गया वो भी हो गया। लेकिन जो रिस्क का असेसमेंट होता है, जो रिस्क असेसमेंट करते हैं, पहला तो हैजार्ड को पहचान लिया, दूसरा रिस्क असेसमेंट। तो ये चीज को आपको समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना, अलग से 1 घंटा के लिए। उसके लिए रिस्क मैट्रिक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिस्क मैट्रिक्स। और रिस्क मैट्रिक्स से आपका ये रिस्क असेसमेंट होता है। जैसे पहले यहाँ पे निकाला गया, देन रेसिडुअल रिस्क, पहले हमने क्या किया कैलकुलेशन किया, देन हमारा रिस्क क्या आया 8, मतलब बी आया, मतलब लो है, कम है। लेकिन बी में क्या लिखा है, हैजार्ड शुड बी अवॉइड और रिस्क रिड्यूस सिग्निफिकेंटली एंड रिलेवेबली थ्रू कंट्रोल्स। मतलब जो रिस्क है क्या है ना, वो अवॉइड कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है ना, वो कंट्रोल में है। तो मतलब मीडियम क्वालिटी में है, बी है। बी क्या है? मीडियम। ए आपका हाई हो जाएगा, है ना। तो बी में है प्रपोज कंट्रोल, प्रपोज सुपरविजन मस्ट बी इंश्योरेंस, तो वहाँ सुपरविजन होना चाहिए। देन यहाँ आपका क्या आ जाएगा आगे कि अब ये सब उपाय हो गया, उसके बाद क्या है रेसिडुअल रिस्क, मतलब उसके बाद भी कुछ थोड़ा बहुत जो खतरा बच जाता है ना, उसको रेसिडुअल रिस्क बोलते हैं। अब संभावना क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 है। 1 और 4 में दिया था भाई। माइक बंद कर लो भाई, किसी का ऑन है माइक तो बंद कर लो। और रिस्क मैट्रिक्स देख लो एक बार, तो ये समझ में आएगा। डायरेक्ट ये समझ में नहीं आने वाला। रिस्क मैट्रिक्स भी ऑन कर देते हैं, देख लो। देख रहे हैं, ये रिस्क मैट्रिक्स है। क्या है? रिस्क मैट्रिक्स। वहां पे 1 2 और गुणा किया था ना, 1 2 लिख लिख के, तो समझ में आपको नहीं आ रहा था कि 1 क्यों लिखा है, 2 क्यों लिखा है। समझ रहे हैं? वो चीज आपको समझ में नहीं, लेकिन ये मैट्रिक्स बनाइएगा तो समझ में आइएगा। देखिए 1 का मतलब क्या है, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी, यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी है, पहले वाला दिख रहा है। एक मिनट भूल गया।
भी शो कर रहा है। यस सर। ये आपका रिस्क मैट्रिक्स है। वहां पे लिखा था ना 1 2 गुणा कर दिया 6 हो गया 7 हो गया, लिखा था ना ऐसे। देखो यहीं से उठाया था, एक प्रोबेबिलिटी था बता रहे थे और एक सेवरिटी था, लिखा था ना पी और एस। देखो ये प्रोबेबिलिटी है, ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 4 5। इधर सेवरिटी है 1 2 3 4 5। यहाँ 9 क्यों लिखा है बताओ? नौ कैसे लिखा है? सर 3 प्लस हुआ है। 3 प्लस नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दोनों सेवरिटी को देखो और प्रोबेबिलिटी का देखो, दोनों से मिलाओ क्या हो रहा है। इसका भी 3 आ रहा है, उसका भी 3 आ रहा है ना। यहाँ से देखो, यहाँ इसका भी 3 आ रहा है और इसका भी 3 आ रहा है 9 के पास। तो 3 और 3 में गुणा करोगे कितना होगा? 9 होगा। और यहाँ देखो 8 to 12, तो 8 और 12 के बीच में आ रहा है 9। 8 से 12 के बीच में 9 आता है ना। जी सर। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे? रिस्क क्या है? मीडियम है। क्या है? मीडियम। अब देखिए, अब वहां क्या करना होता है कि जब रिस्क असेसमेंट बनाना होता है तो इस चीज को समझना है कि जो एक्टिविटी होता है उसमें रिस्क क्या है, जोखिम क्या है, उसको समझना होता है। रिस्क क्या है मतलब वेरी अनलाइकली, मतलब बहुत कम चांस है कुछ जोखिम का, बहुत एकदम माइनर। तो उसके लिए हम 1 लिखेंगे, थोड़ा सा है तो 2 लिखेंगे, थोड़ा बढ़ गया तो 3, और बढ़ गया तो 4, और ज्यादा बढ़ गया तो 5। ये रेटिंग देते हैं हम। कैसे आप होटल में खाना खाते हो तो रेटिंग मांगता है कि खाना बढ़िया है कि खराब है, तो आप 2 स्टार 5 स्टार देते हो ना, वैसे इसको रेटिंग देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? आपका ये रिस्क का हो गया, सॉरी संभावना क्या हो गया कि क्या संभावना है रिस्क होने का। अब ये सेवरिटी में परिणाम कि जो खतरा होगा उसका परिणाम क्या होगा? डेथ हो जाएगा, हाथ पैर टूटेगा, ज्यादा खतरनाक होगा, कम खतरनाक होगा, मतलब नेग्लिबल होगा, स्लाइट होगा, मॉडरेट होगा, हाई होगा, वेरी हाई होगा। तो अगर लग रहा है कि एकदम हल्का फुल्का कुछ नुकसान होगा तो 1 रेटिंग दे देंगे, ज्यादा होगा तो 2, और उससे ज्यादा होगा 3, बहुत ज्यादा होगा तो 4, और उससे भी ज्यादा होगा तो 5। ये एक्टिविटी से लेते हैं हम, है ना। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा पूरा 1 क्लास, तो क्लियर समझा पाएंगे एक्टिविटी दिखा करके, कोई काम दिखा करके। देन दोनों का हम रेटिंग क्या करते हैं? देते हैं। और रेटिंग देने के बाद जैसे वहां दिया था, दोनों को कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन देखो यहाँ पे 20 कैसे लिखा है बताओ? 20 यहाँ क्यों लिखा है बताओ? 20 लिखने का कारण क्या है? तो प्रोबेबिलिटी का यहाँ क्या आ रहा है? कितना आ रहा है बताओ? 5 आ रहा है ना इस लाइन में 5। ये प्रोबेबिलिटी का इसमें कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। और इसका सेवरिटी का क्या? 4। तो 20 और 4 में गुणा 5 चौका 20 है ना। दोनों मतलब रेटिंग हमने दिया कि संभावना क्या है भाई रिस्क का, तो वेरी लाइकली है, तो हमने 5 लिखा। सेवरिटी क्या है? जब जो रिस्क जोखिम है और उसके बाद जो परिणाम होगा, है ना, जो जोखिम ले रहा है उसका परिणाम जो आएगा वो क्या आएगा? तो हाई आएगा। तो दोनों को हमने यहाँ पे, तो दोनों का कैलकुलेशन कितना आएगा? 20। अब 20 यहाँ देखो किसके बीच में आ रहा है? तो 15 से 25। तो 20 क्या है? हाई रिस्क है। क्या है? हाई रिस्क। हाँ, यही रिस्क रिस्क मैट्रिक्स में यही पता करते हैं कि हाई रिस्क है। और जब हाई रिस्क पता चल जाएगा तो फिर हाई रिस्क को कम करने का हम उपाय करते हैं कि भाई क्यों संभावना रिस्क ज्यादा है, क्यों है? तो हाइट में कोई व्यक्ति काम करने गया तो गिर सकता है, क्यों ज्यादा चांस है गिरने का? तो सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है, ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो ज्यादा चांस है गिरने का। गिरने के बाद ये सेवरिटी मतलब गिरने के बाद 4 रेटिंग मतलब हाथ वो टूटेगा या डेथ कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है।
40 फीट पे काम कर रहा है, अब गिरेगा तो हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, मर जाएगा। तो सेवरिटी क्या आपका हाई है। अब दोनों का गुणा 20 आ रहा है, मतलब रिस्क जो है हाई है। तो इसको हम कम करेंगे, क्या करेंगे, कम करेंगे। कैसे कम किया जाएगा रिस्क असेसमेंट में भाई? तो इसके लिए किया जाएगा कि जो संभावना ये 5 था, क्यों था, गिरने का संभावना ज्यादा, तो सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना था, ट्रेनिंग उसको नहीं मिला था ऊंचाई पे काम करने के लिए। तो वहां पे हम क्या करेंगे भाई, उसको ट्रेनिंग दिलाएंगे, सेफ्टी बेल्ट पहनाएंगे। तो क्या होगा फिर, आपका गिरने का चांस क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो कम होगा तो फिर हम ये अनलाइकली हो जाएगा, मतलब अनलाइकली या वेरी अनलाइकली, मतलब बहुत कम चांस है गिरने का, है ना। तो 2 रेटिंग दे देंगे। अब हाइट 40 फीट था, गिरता तो मर जाता, हाथ पैर टूट जाता, सीरियस इंजरी हो जाता। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो हाइट पे काम कर रहा है उसके बीच में हमने सेफ्टी नेट लगवा दिया। क्या लगवाया, सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट लगवा दिया। अब वो गिरेगा तो जमीन पे नहीं गिरेगा, कहाँ गिरेगा, नेट पे गिरेगा। तो नेट पे गिरेगा तो क्या होगा, हाथ को टूटेगा, मरेगा नहीं, हल्का फुल्का कोई चांस है थोड़ा बहुत नुकसान होने का, तो स्लाइटली हो जाएगा ना। जब 40 फीट से गिर रहा है तो कहाँ गिर रहा है, सेफ्टी नेट पे। जाल जो नहीं होता है सेफ्टी नेट, उस पे गिर रहा है। पहले कहाँ गिर रहा था, जमीन पे। जमीन पे गिर रहा था तो हाई था, कहा है 40 फीट से गिरेगा तो हड्डी टूटेगा, पत्थर टूटेगा, मर जाएगा। तो हाई है, मतलब सेवरिटी, परिणाम हाई है गिरने के बाद। तो हमने बीच में ही नेट लगवा दिया कि अब गिरेगा तो जमीन पे नहीं गिरेगा, उस जाली पे गिरेगा, नेट पे गिरेगा। तो उससे क्या होगा भाई, कुछ होगा नहीं होगा, थोड़ा बहुत खरोच चोट आ सकता है। तो ये हो जाएगा 2 और इधर भी हो जाएगा 2। अब 2 क्या होगा इसका, 2 में गुणा करोगे तो क्या आ रहा है, 4। 4 में देखो क्या है, 1 से 6 के बीच में क्या है, लो रिस्क। क्या हो गया, लो रिस्क। तो हम यही चीज करते हैं रिस्क मैट्रिक्स में, रिस्क मैट्रिक्स बनाते हैं, और रिस्क मैट्रिक्स बनाने के बाद और रिस्क असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में देखते हैं कि रिस्क हमारा क्या है, लो है, मीडियम है या हाई है। अगर ये मीडियम और हाई है तो उसके लिए हम उपाय लगाते हैं। कैसे, उसको सेफ्टी बेल्ट दिया गया, गिरे ना, हाइट के बीच में नेट लगवाया गया, गिरे तो कुछ होना, ये उपाय करके और रिस्क को हम लो करते हैं। यही प्रोसेस आपका रिस्क असेसमेंट है। रिस्क असेसमेंट ऐसे ही किया जाता है, समझ गए। बाकी और भी इसको समझाया जाएगा। इसका फोटो ले लीजिए सब लोग, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फेस नहीं दिख रहा है सर, आप लिख लीजिए कॉपी में, फिर इसको कल थोड़ा इसको इसको समझाएंगे। पीडीएफ भेजा है। हैं? फेस नहीं दिख रहा है सर, ये जान दीजिए। क्या है क्या चीज, गोविंद सर, क्या बोल रहे हैं आप लोग, सुनाई नहीं दे सर? रहा है। सर ग्रुप में फेस पीडीएफ भेज नहीं दिख दीजिएगा। रहा है सर, साफ नहीं दिख रहा है, आप पीडीएफ सेंड कर दीजिए। ठीक है भेज देंगे। सर बोलिए। आज लेट से ज्वाइन किए हैं तो हाजिरी बना दीजिएगा सर। अटेंडेंस छूटा है भाई, बता दो अपना अपना। सर मुन्ना। मुन्ना, मुन्ना बाबू 35। सर पिंटू पिंटू पिंटू, जी पिंटू पिंटू कुमार मोतिहारी। जी।